क्या हो अगर कोई एल्गोरिदम आपका हर कदम पहले से जानता हो, लेकिन आपके ही भविष्य को ना दे सके? क्या ऑफलाइन रहना अब आज़ादी नहीं खतरा बन चुका है? नमस्कार, मैं हूँ कोमल गौतम और आप देख रहे हैं द फेडरल देश, एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ एक कहानी नहीं, आने वाले समय की चेतावनी है। आज हम बात करेंगे माया की एक नई माइथोलॉजी, एक नया यूनिवर्स और शायद हमारी डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए मिलते हैं विजनरी फिल्म मेकर अनंत गांधी एंड गेम डिजाइनर जैन मेमन से और इस ब्रह्मांड के रचनाकारों से और समझते हैं कि क्या सच में कहानियां ही हमारी किस्मत तय करती है। सर, आप दोनों का इस शो में बहुत बहुत वेलकम है। और सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप दोनों के दिमाग में माया का आइडिया सबसे पहले कैसे आया और कब आया? कहीं न कहीं ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि अ, बचपन से ही ये सवाल हम सभी पूछते हैं। मैं अ, बहुत सालों पहले दर्शन सीख रहा था, दर्शन शास्त्र सीख रहा था, फ़िलॉसफ़ी सीख रहा था और मेरे फ़िलॉसफ़ी के जो टीचर थे, उनके जी। पास मैंने बहुत सारे फ़िलॉसॉफ़िकल सवाल लिख के एक एक नोट उनके डेस्क पे छोड़ दी थी। दिनों के बाद मैंने देखा कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे सवालों को की फ़ोटोकॉपी बना के उन पर रिसर्च कर रहे थे और मैं बहुत यंग था। मैं पीएचडी स्कॉलर नहीं था तब, मैं 17 साल का था, फिर भी मैं उस प्रोग्राम में था। तो मैं डॉक्टर अंतरकर के पास गया और मैंने कहा कि क्या बहुत ही मैंने तो कुछ बढ़िया काम किया होगा कि मेरे सवाल आपको लगता है कि आपके फ़िलॉसफ़ी पीएचडी स्टूडेंट्स के रिसर्च के लायक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि दार्शनिक सवाल वो सवाल है जो बच्चे पूछ लेते हैं और बड़े से बड़े विद्वान उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अब बचपन से जो सवाल पूछते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या अ, क्या कितनी स्वतंत्रता है हमें, कितनी स्वाधीनता है हमारे हमारे विचारों में, अ हमारे बिहेवियर में, या ये सब कुछ किसी ने बनाया है, ये रचना किसी की बनाई हुई है, या क्या हमें हमें अधिकार है अपने निर्णय लेने के। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या आपको जो लाल दिख रहा है वो मुझे अगर हरा दिख रहा हो तो उसका क्या करें? ऐसे ऐसे हज़ारों सवाल हमारे मन में आते हैं बचपन में। इन इन सवालों के जवाब ढूँढने का काम ज़्यादातर कवियों और दर्शन शास्त्रियों के अधिकार में रह जाता है और बाकी बाकी हम सब वो सवाल को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल। इस तरह से माया का जन्म हमारे मन में शायद बचपन में से ही हो गया, हम सभी के मन कि हम जो दुनिया देख रहे हैं हमारे आस-पास, वो वास्तविक है या सपना है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। अ चुआंग ज़ू के बारे में कहानी बताई जाती है कि चुआंग ज़ू ने एक सपना देखा। उस सपने में देखा कि वो एक परवाना बन के उड़ रहे हैं जी। और जैसे ही वो उठे सपने से तो उन्होंने सोचा क्या वो एक इंसान है जिसने सपने में देखा कि वो परवाना थे, कि क्या वो हाल में एक परवाना है जो सपना देख रहे हैं एक इंसान होने का। अभी ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं, पर हम में से अ, कुछ ही चंद लोग इनके जवाब ज़िंदगी भर ढूँढ पाते हैं और जी। अ, उस उस पेशे का नाम कवि है, उस पेशे का नाम कहानीकार है, उस पेशे का नाम दर्शन शास्त्री है। हुँ। अ, तो जी। इन्हीं सवाल के जवाब हम ढूँढते जा रहे हैं और इन सवालों को जैसे ही आप नज़दीकी से देखो, जैसे जितने नज़दीकी से देखो, उतने नए सवाल इनमें से प्रकट होते हैं। मैं तो तो होते ये हैं। जी। जो हम कह रहे हैं कि क्या डिजिटल एल्गोरिदम्स हमारा भविष्य तय करते हैं? क्या करेक्ट। कहानियाँ डिसाइड करती है कि हम कैसे सोचते हैं, किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, हमारा दर्शन क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा व्यवहार क्या है? ये क्या पैदाइशी होता है या इसमें से बहुत सारी चीज़ें नर्चर से होती है, परवरिश से होती है और उस परवरिश में कहानियाँ जो हमें सुनाई देती है, जिन कहानियों के साथ हमारा हमारा एक्सपोज़र होता है, वो कहानियाँ किस तरह से हमारे व्यवहार को, हमारे दर्शन को इन्फॉर्म करती हैं, या बिल्कुल। नच करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। ये सारे सवाल हमें बहुत बचपन से होते हैं। ये है कि हमने उन सवालों पे ज़्यादा गौर से काम करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं ये काम पहली फ़िल्म से ही शुरू हो गया।
तो आप देखेंगे कि शिप ऑफ थीसियस में, तुम्बाड़ में, शासन में हम जो भी काम किया है इतने सालों से, कहीं ना कहीं ये सवाल रहे हैं। बस यही है कि अभी इन सारे सवालों को जोड़कर एक प्रचंड महाप्रश्न जो है हमारे सामने कि बिल्कुल। अभी अभी इंसानी नस्ल की का भविष्य क्या है, कैसा है, उज्जवल है या खाक है। ऐसे जो सारे सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं, सिविलाइजेशन के जो सवाल है कि हम कैसे एक और खूबसूरत सिविलाइजेशन का की ओर बढ़ सके। वो एक शुभ देखा है हमने हजारों सालों से, वो इस सच को जो हमारे आसपास है उसको शुभ की ओर कैसे ले जा सकता है। तो ये जो सपना देखने का काम है वो हमारा है, वो कहानीकार का है और वो कथाकारों का है। और उस काम को हम अभी इस तरह से कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी पहली ये हमारी जो जनरेशन है वो पहली जनरेशन है, वो पहली पीढ़ी है बहुत सालों में, ऐसी पहली पीढ़ी है जिसके पास ये बहुत सारे प्रिविलेजेस साथ में जमा हुए हैं। आप यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हमें 2000-3000 साल का जो अध्यात्म है, यहाँ की जो कहानियां है, यहाँ का जो प्रचंड बड़ा साहित्य है, विचारधाराओं का, दर्शन बिल्कुल। का, अध्यात्म का, वो मिला है। वो हमारी इनहेरिटेंस है, वो हमें यहाँ पैदा होते ही मिल गया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसका जो जी। बाहर का जो वेस्ट का जो है कि उनका जो पश्चिमी विचारधाराएं हैं, जिसमें नया विज्ञान है, नई डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है, नई पॉलिसीज है, नए प्रश्न है उनके, वो भी हमें मिले हैं साथ साथ में। अगर हम बात करें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की, तो उनका मकसद होता है लोगों का ध्यान खींचना। तो लेकिन माया का जो मकसद है वो ध्यान को आज़ाद करना है, तो ऐसा कौन-सा कंटेंट बनाना चाहिए जो दर्शकों को बाँधे भी रखे और उन्हें ये भी सिखाए कि ऑनलाइन चीज़ों से कैसे सतर्क रह सकते हैं? आनंद सर। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है ये कोमल। और इस सवाल पे हम दिन रात बात कर सकते हैं। करते हैं और बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल कि हम माध्यम तो आखिर वही इस्तेमाल कर रहे हैं जिस माध्यम की चेतावनी भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और उसी करेक्ट। माध्यम में हमें दर्शकों को बांधना भी है। उसी माध्यम में हमें पहले दर्शकों को साथ में जोड़ना है, साथ में लाना है। जी। और फिर इस आशा के साथ कि हम उनको ये विचार दें, ये टूल्स दें, ये तर्क के, सोच पाने के, सत्य के ऐसे टूल्स दें जिससे वो आजाद भी हो सके। तो ये हुँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और उसके लिए हमने बहुत अलग-अलग लेवल्स पे हमने कोशिशें की। एक तो जैसे कि जहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी का सवाल आता है कि जो सबसे पहला सवाल है कि आज की तारीख में जहाँ पे सत्य और असत्य के बीच में भेद कर पाना मुश्किल होते जा रहा है, जहाँ पे एआई हुँ। हमारे सामने ऐसी ऐसी दुनिया प्रकट कर पाता है जो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया की ही बात है। तो उस दुनिया में हम सत्य की परख कैसे करें? तो हमने बहुत सारे ऐसे टूल किट्स जो हमने अलग-अलग जगहों से लिए हैं, विज्ञान से लिए हैं, एआई के साइंसेस से लिए हैं, कॉग्निटिव न्यूरोबायोलॉजी से लिए हैं और आध्यात्मिक विचारधाराओं से लिए हैं, दार्शनिक विचारधाराओं से लिए हैं, न्याय से, वैशेषिक से, जैन से, बौद्ध से लिए हैं। जहाँ से हमने एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है, उनको अपडेट करने की कोशिश की है, जहाँ पे हमने सत्य और असत्य के बीच में भेद कैसे देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, वो जो टूल्स हैं, वो जमा भी किए और नए बनाए भी हैं और उनको कहानियों के माध्यम से, उनको कथा के माध्यम से, लोक कथा के माध्यम से, लोक कथा जैसी शैली में डालकर उनको प्रकट किए हैं। तो जैसे कि वो एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जिसमें हमने जो आज के सवाल है, जो सबसे अर्जेंट सवाल है हमारे सामने एज ए सिविलाइजेशन, कि हम यहाँ पे पहुंच गए कि जहाँ पे हम स्पेस स्टेशन पे खाना उगा सकते हैं, पर हम साथ साथ में वहीं पे है जहाँ पे हम और 200 करोड़ इंसानों तक खाना नहीं पहुंचा। करेक्ट। तो ये कैसा विज्ञान है हमारा कि जो खुराक स्पेस में बना पाता है पर पृथ्वी पे 200 करोड़ इंसानों के लिए नहीं बना पाता है। तो वहाँ पे क्या गैप्स है हमारे पॉलिसी में, हमारी इकोनॉमिक्स में, क्या गैप्स है, उन पे चिंतन हुआ है, उनके क्या सोल्यूशन सोचे जा सकते हैं, क्या सोल्यूशन अब तक प्रपोज हुए हैं, क्यों चले हैं, क्यों नहीं चले,
इन सभी बड़े-बड़े सवालों को हमने कहानी के माध्यम से प्रकट किया है। तो वैसे ही हमने बहुत सारे टूल किट्स कहानी के माध्यम से इसमें पिरोए हैं, जैसे दादा-दादी की कहानियों में होते थे। करेक्ट, आखिरकार पुरानी हम कहानियाँ जो सुनने को मिलती थी हमें पुरानी पहले। कहानियाँ, जो लोक कहानियाँ हैं, जो लोक कथा है, जो जो लोकगीत हैं, जो हमारे शास्त्रों से निकलते हैं, आध्यात्मिक शास्त्रों से जो निकलते हैं, उसपे जो लोकगीत बनते हैं, जो लोक चर्चा बनती है, विचारधाराएँ बनती है, उसमें उसमें आप देखें तो हमेशा कहानियों के माध्यम से ये किया गया है कि हज़ारों हुँ, सालों हुँ। की यहाँ की अ, यहाँ का एक ट्रेडिशन है जहाँ पे हज़ारों सालों से गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये बातें कही जाएगी कि आपको कहानी में रुचि भी आए और आप कहानी कहानी जैसे ही समाप्त होती है, तो आप साथ में लेके चलते हो वैल्यूज़, आप साथ में मॉरल्स लेके जाते हो जो आप इस्तेमाल कर करेक्ट। सकते हो ज़िंदगी में। तो आइडिया यही है यहाँ पे भी कि आपको उन उन टूल किट्स के साथ इक्विप किया जाए, जो टूल हुँ, किट्स हुँ। आपके साथ, कि जब आप हुँ, ये हुँ। कहानी से बाहर निकलो, तो आप उसके बाद अगर आप मैं सोचता हूँ कि एक 19 साल की लड़की कहीं झारखंड में या कहीं केन्या में अगर हमारी कहानी पढ़ रही है, तो वो इसके बाद इतनी इक्विप हो जाए, इतना करेक्ट, इक्विप हो जाए हमारा रीडर कि वो जैसे ही उसके सामने सोशल मीडिया उसको मैनिपुलेट करने लगे, जैसे ही उसके सामने पॉलिटिशियंस उसको करेक्ट, मैनिपुलेट करने लगे, उसको समझ में आ जाए कि भाई माजरा क्या है, हो क्या रहा है करेक्ट। इसके पीछे, हुँ, हुँ, झोल हुँ। क्या है, जी, जी, किया क्या जी। जा रहा है, कैसे ये एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे हैं, और वो सब कुछ मज़े-मज़े में मज़े करवाते हुए, बहुत ही एंटरटेन करवाते हुए हम ये सारी बातें उनको कह दें। तो जी। कहीं न कहीं हमें लगता है, क्योंकि हमें ऐसी कहानियों ने मुक्त किया है। अगर हम हुँ, हुँ। हमारी ज़िंदगी में झाँक के देखें, तो महाभारत से लेके, रामायण से लेके, मैट्रिक्स तक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक, जितनी बड़ी महाकथाएँ हैं, उन्होंने जितने इतिहास हैं, जो हमारे सामने हमें बचपन से सिखाए गए थे, उन्होंने हमें मुक्त किया है, उन्होंने हमें आज़ाद हुँ। किया है, उन्होंने हमारी चेतना चेतना को विस्तृत किया है। तो हम भी यही होप करते हैं, यही आशा है कि हम भी वही काम बहुत ही करेक्ट, छोटे स्तर पे शायद पर कर पाएँगे। बिल्कुल। वहीं ज़ैन सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि पुराने ज़माने की कहानियाँ समाज को सही-गलत में फ़र्क समझाने में मदद भी करती थी, वहीं बड़े संकटों से उबरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती थी। लेकिन आज की जो डिजिटल दुनिया में माया किन ख़ास मुश्किलों से लोगों को बाहर निकलने में मदद कर सकती है, जो आप अभी जिस पर आप काम कर रहे हैं? हमारी वैसे जो दुनिया है वो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसमें अभी हुँ, गुड और इविल, ब्लैक और व्हाइट की जगह नहीं बची है। मैं मैं हज़ारों लोग से मिला हूँ सोसाइटी के हर तबके से, और कोई जी, ये मानने को तैयार नहीं कि वो इविल है, बट सबकी कहानी हुँ, में दूसरा वाला इविल है। ये करेक्ट, दुन- ये जो ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरी बन गया है, इससे हम लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। प्रॉब्लम हमारा गुड और इविल नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है जिसके पास रिसोर्सेज है, द हैव्स वर्सेस द हैव नॉट्स। और माया ये स्ट्रगल के बारे में है। हुँ, हुँ, और जी, हमारे पास एक यूनिक प्रिविलेज है, आनंद के पास, मेरे पास, आपके पास, हमारे पूरे जनरेशन के पास, कि हमने करेक्ट, इंडिक ट्रेडिशंस इनहेरिट किए हैं जो बहुत रिच है, जो बहुत हुँ, डीप है, जो फिलोसॉफिकली अनकंपेरेबल है। और हमने वेस्ट से उनका साइंस, उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स सब विरासत में ली है। उनके पास इंडिक फिलोसफीज इनहेरिट उन्होंने इंडिक फिलोसफी इनहेरिट नहीं की है। तो हम ये प्रिविलेज, जो हमारी प्रिविलेज है, जहाँ पे वाद संवाद, डायलेक्टिक्स का एक जो कल्चर है, हम ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं वेस्ट पे। और ये ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरी, गुड और इविल का ब्रेक करके एक नया डायलॉग बना रहे हैं जो हैव्स और हैव नॉट्स का है। ओके, जी। आनंद सर, आप दोनों की जोड़ी अलग-अलग क्रिएटिव स्टाइल्स से आती है या फिर आप दोनों अलग-अलग फ़ील्ड से आते हैं? तो इस सफ़र में मैं अगर आनंद सर से ये पूछूँ कि एक्सपीरियंस डिज़ाइन से आपने क्या कुछ सीखा, या फिर ज़ैन सर, आपने सिनेमा की कहानी के नए तरीकों से क्या कुछ सीखा या क्या कुछ खोजा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अ, ज़ेन से मेरी मुलाकात 10 अभी 12 साल हो गए इस बात को। शिप ऑफ थीसिस रिलीज़ होने वाली थी तब ज़ेन जॉइन्ड मी, और तब से पहले ही दिन से ये तो क्लियर था कि अ,
जो हमारी विचार हमारा विचार जो है, हमारा जो दर्शन है, उसमें बहुत ओवरलैप है। हम दोनों बहुत सिमिलरली सोचते हैं और बहुत सारी जी। चीजें ऐसी करना चाहते हैं जो सिमिलर है। अभी उसमें जब से ज़ेन ने मेरे साथ काम करना शुरू किया, तब से मैंने सबसे पहली चीज जो ज़ेन से सीखी वो ये है जी। कि जो आइडियाज मैं दे रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि दुनिया के लिए काम की होगी। इस सोच के साथ इन आइडियाज को बाहर रख रहे हैं हम कि शायद दुनिया के लिए ये किसी काम की हो, ये सॉल्यूशंस किसी काम के हो। तो क्या ऑडियंस उस क्या ऑडियंस का हक नहीं बनता उस संवाद में पार्टिसिपेट करने का? क्या ये एक मोनोलॉग ही हो सकता है? क्या ये डायलॉग हो सकता है ऑडियंस के साथ? तो सिनेमा तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायलॉग है, क्योंकि आप सुनते हो ऑडियंस की बात और बाद में दूसरी फिल्म बनाते हो उस हिसाब से, पर वो बहुत लंबा डायलॉग। जबकि ज़ेन जिस संवाद की बात कर रहा है वो संवाद अभी का है, यहीं का है। तो ज़ेन इंट्रोड्यूस मी टू द लैंग्वेज ऑफ गेम्स, जो एक तरीके से कहानी से भी ज्यादा पुराना माध्यम, क्योंकि चींटी से लेके बिल्ली के बच्चे तक हर कोई बच्चा खेलता है। क्योंकि खेल है क्या? खेल यानी जो जंगल है, उस जंगल को घर में पैदा करना, ताकि जंगल का जो भय है वो निकाल सके। जंगल का जो डेंजर है उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते। जंगल में तो आप किसी की खुराक बन जाओगे, या तो आप भूखे ही आ जाओगे। अगर आपको खुराक चाहिए और आपको किसी और की खुराक नहीं बनना है, तो आपको सेफ एनवायरनमेंट में जंगल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो चींटी से लेके बिल्ली का बछड़ा वो ट्रेनिंग में लग जाता है। उस ट्रेनिंग को हम गेमिंग बोलते हैं, हम उसे गेम्स बोलते हैं, उस भाषा को, वो जो नेचर की भाषा। तो ज़ेन ने मुझे वो भाषा के बारे में एक ऐसी चीज सिखाई जो मुझे पता नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि ज़ेन इस भाषा के, ये जनरेशन की ग्रामेरियन है। मतलब जैसे हर भाषा का एक एक ग्रामेरियन होता है। संस्कृत के पाणिनि थे, वैसे हर भाषा के ग्रामेरियन होता है जो उस ग्रामर को सिंथेसाइज करता है। जो ग्रामर इवॉल्व हुआ होता है उसे, उसको उसके रूल्स, उसके सिंटैक्स को ठीक से टैक्सोनॉमी से बिठा के, रूल्स के साथ बिठा के, एल्गोरिदम्स पे बिठा के उसको सिंथेसाइज करता है। हर भाषा का ऐसा एक स्कॉलर होता है। तो ज़ेन मेरे हिसाब से गेम्स का विद्वान है। उसने जिस तरह से गेम्स को समझा है, वो सिर्फ ये नहीं कि आप आओ कुछ खेलो कुछ मस्ती करो और चले जाओ। ज़ेन ने गेम्स भाषा को समझा है। उस भाषा के निर्माण में एक नया चैप्टर खोला है। और वो करने से ज़ेन के पास अभी एक ऐसी क्षमता है कि वो आप दुनिया का कोई भी वर्ल्ड व्यू, कोई भी विचार, कोई भी विचारधारा, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप ज़ेन के सामने लेके आओ, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ज़ेन उसको गेम की भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। तो ज़ेन से मैंने ये सीखा। ज़ेन से मेरा आपसे एक सवाल है कि माया की जो बायोलॉजिकल इंटरनेट यानी माया का जो ट्री दुनिया है, जो आपने ट्री बनाया है, वो एक बेहद ही दिलचस्प आइडिया है, बहुत अलग आइडिया है। लेकिन आपने इसे कैसे बनाया ताकि ये आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई को दर्शा सके? इस पर आपने कैसे काम किया? सच्चाई दर्शाते वक्त अगर आपका मिरर आपकी सच्चाई को एकदम परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो होता क्या है कि ऑडियंसेस उस रिफ्लेक्शन को पर्सनली लेने लगती है। उनको लगता है कि हमारे बारे में टिप्पणी हो रही है, हमारे बारे में हम पे कोई उंगली उठा रहा है। तो हमें कुछ बनाना था जो हमारी दुनिया के जैसा है बट अलग है। हमें बात करनी थी इंटरनेट की, हमें बात करनी थी एआई की, हमें बात करनी थी डेटा की। हमें बात ये करनी थी कि अभी इंटरनेट पे 4 कंपनीज हैं जो हमारे बारे में सब जानती है। और हमें एट द सेम टाइम बात करनी थी एक नई दुनिया की, जो ब्यूटीफुल हो, जो आपको अंदर खींच के ले आए। तो आनंद और मैंने सोचा कि ना कि फिजिक्स पे डिपेंड करके हम एक ऐसी दुनिया बनाए जो हल्के से अलग इवॉल्व हो और फिजिक्स के जगह एक बायोलॉजिकल रूट पे चले जाए। तो यहाँ का इंटरनेट, यहाँ के लोग कैसे मिलेंगे एक दूसरे से, यहाँ के लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज, अपने डर, अपने ख्वाब कैसे शेयर करेंगे। और वो बनाते बनाते
हमें इंस्पिरेशन मिला वापस इंडिक ट्रेडिशन से, जहाँ पे सब एक झाड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे से बात करते थे। करेक्ट। तो हमने ये फ्यूचर को और पास्ट को मिक्स करके माया वृक्ष करके बनाया। आनंद सर, आप लोगों ने जो इस ट्री में जो किताबें बनाई हैं या फिल्म्स बनाया है या वीडियो गेम्स बनाई है और ग्राफिक्स नॉवेल्स, सभी में एक कहानी को ही दिखा रहे हो, तो हर मीडियम की अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए आप कहानी में एक रूपता कैसे बनाए रखेंगे? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारा आग्रह है ही नहीं एक रूपता बनाना। हम कहीं ना कहीं ये उसे कुछ विपरीत कर रहे हैं। हम उल्टा ये कह रहे हैं कि हर कहानी अपने आप को, हर माध्यम और हर कहानी अपनी विचार एक नया दर्शन प्रकट करे। तो हो सकता है कि जो हमारी फिल्म का विलन है, इनफैक्ट हो सकता है नहीं, ये है कि हमारी फिल्म का जो विलन है वो हमारी एनिमेशन सीरीज का हीरो है, और जो इवेंट्स हैं, जिन इवेंट्स को आप देखते हो वो इवेंट्स बदलते नहीं है। जो घटना है, जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम वही रहता है। पर सिर्फ आपका नजरिया जब बदलता है, जब आपका दर्शन जब बदलता है, आपका जब पर्सपेक्टिव हल्का सा जब बदलता है, तो आपको आपका हीरो विलन दिखने लगता है और विलन हीरो दिखने लगता है। और ये हमने इसलिए किया है कि और इसी तरह से एक स्पीसीज या एक पूरी की पूरी नस्ल आपको एक कहानी में एक रूप में देखेगी और दूसरी कहानी में थोड़े और रूप में देखेगी। कहानीकार कौन है, कौन बता रहा है, किस दर्शन से बता रहा है, उसकी चेतना क्या है, उसकी भय क्या है, उसकी आशाएं क्या है, उससे आप उस कहानी को देखोगे। और जब आप अलग अलग कहानीकारों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग कहानियों में आप जब ये होता हुआ देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको, जब आप पूरी की पूरी माया को जब एक्सपीरियंस करोगे, जब आपने 2 फिल्में देखी होगी, 2 ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ी होगी, जो 2 गेम्स खेली होगी माया ब्रह्मांड की, तब आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी जीवन की अब की कहानी है कि जहाँ पे हम एक दूसरे को देखते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत बहुत ही ज्यादा अलग है एक दूसरे से नफरत करते हैं कुछ बातों को लेके, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा नजरिया बदलो, आपको लगता है कि हम वही इंसान है। आपको ये बात समझ में आने लगती है तुरंत ही। आपको तुरंत समझ में आने लगता है कि हमारी सब नस्ल एक है, हमारी जात एक है। और ये बात, बहुत आसान बात कह रहा हूँ मैं, कोई बहुत प्रचंड नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात हजारों सालों से कही गई है, पर फिर भी हम सुन नहीं रहे इस बात को। इस बात को कहने के लिए कई संत आए, कई महात्मा आए, कई कथाकार आए, पर कहीं ना कहीं ये बात अब तक हमारे गले पूरी तरह से उतरी नहीं है। इसलिए इस बात को फिर से कहना पड़ रहा है कि हम, हाँ, कि इंसानियत हमारा धर्म है। हमें अगर ऐसा एक भविष्य बनाना है, हम एक दूसरे से नफरत ना करें, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रह सके, जहाँ पे हम एक ऐसा समाज बना सके जो प्यार पे बना हो, जो संवेदना पे बना हो, जहाँ पे सबके लिए एक जगह हो, जो अंत्योदय समाज हो, जो सर्वोदय समाज हो। तो उस समाज की कल्पना तो हजारों सालों से हुई है। आज के जमाने में, आज के दुनिया में वो उस समाज के निर्माण में क्या बाधाएं आ रही है और उन बाधाओं को हम कैसे साथ में मिलके सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब हम इन कहानियों को अलग अलग प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, अलग अलग रूपों में देखें, अलग अलग विचारों में देखें, और ये एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे सच्ची में सारे के सारे विचार इनवाइटेड हो। जितने भी विचारधारा है, सब आके एक दूसरे के साथ यहाँ पे आके संवाद कर सके इस कहानी के माध्यम से। तो इसलिए हमने एक रूपता की कोशिश भी नहीं की है कहीं नहीं। बिल्कुल सर, आप चाहते हैं कि माया अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी, आजादी या इंसानी जुड़ाव को लेकर सोचने का एक नया नजरिया दे, एक नई सोच दे। आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रही है। थैंक यू सर। एक सवाल हो रहा है सर, आप चाहते हैं कि माया अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी, आजादी और इंसानी जुड़ाव को लेकर सोचने का एक नया नजरिया दे। आप इसके पीछे क्या एक अलग छाप छोड़ना चाहते हैं? आप जब वेस्टर्न स्टोरीज देखते हैं तो वहां पे एक सत्य होता है, एक दर्शन होता है, एक आवाज होती है जो
जो सही होती है बाकी सब गलत होता है। बट करेक्ट। भारत में मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। अगर आप भारत में कोई हमारा इतिहास पढ़ ले, आप रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, तो हर गांव में, हर स्टेट में एक अलग वर्जन है और सब वर्जन ट्रू है, करेक्ट। ये सब हम मानते हैं। तो ये कैनन जो आइडिया है, ये एक बहुत ही वेस्टर्न आइडिया है। हम्म। इंडिक आइडिया ये है कि हम सबको साथ में ले चले। तो हमें ये जो एकदम कॉन्क्रीटाइज ट्रुथ है वो तोड़ना है। जी। अगर हम ये तोड़ पाए तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो सच है वो शायद किसी और के सच से थोड़ा थोड़ा अलग है, और हम बीच में कैसे मिल पाए। अगर हम सब अपनी दीवारें बनाने लगे तो कभी बात हो ही नहीं पाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो माया की सॉरी जी 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 बोलिए। तो माया के कोर पे यही फंडामेंटल फिलॉसफी है कि सबके, जो आनंद पहले बोल रहे थे कि सबकी फिलॉसफीज, सबके वर्ल्ड व्यू, सबके पेन्स लेके साथ चले, ना कि एक सच रखे। करेक्ट करेक्ट। आनंद सर, आपने सच्चाई बनाम बुराई के नजरिए से हटकर अब जिसके पास है बनाम जिसके पास नहीं है वाला नजरिया अपनाया है, यानी ये एक थॉट आपने अपनाया है। टेक्नोलॉजी की ताकत को देखने का ये तरीका किस तरह से सोच बदल सकता है? क्योंकि हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में। टेक्नोलॉजी का एक सपना था। आज से पिछले 1000 साल में, पिछले 2000 साल में पहला फल को भी टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, कलम को भी टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, और है वैसे ही नई टेक्नोलॉजीज जो है, जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज है, मशीन्स है, और अभी जो कंप्यूटर्स है और एआई है, इन सभी टेक्नोलॉजीज का एक प्रपोजल है। इनका प्रपोजल क्या है? टेक्नोलॉजीज का प्रपोजिशन क्या है कि ह्यूमन लेबर बहुत बहुत पेनफुल है, ह्यूमन लेगवर्क बहुत सफरिंग से भरा हुआ है, ह्यूमन लाइफ बहुत मिजरी और सफरिंग से भरी हुई है, बहुत पीड़ाजनक है। तो मशीन से ये काम करवा लेते हैं। अभी इसमें एक बात, एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, इसमें एक वादा है जो इम्प्लाइड है, जो एक्सप्लिसिटली नहीं कहा जाता इसके साथ साथ, कि हाँ, इंसानी जीवन में जो पीड़ा है वो कम करने के लिए जो जिस काम में पीड़ा है वो काम आप मशीन से करवा लीजिए। तो इसका इम्प्लाइड सच क्या है? इसके साथ साथ एक इम्प्लाइड प्रॉमिस भी है, वो ये है कि और फिर उससे जो उपज होगा, उससे जो वेल्थ उपज होगी, वो वेल्थ फिर इंसानों को दे दी जाएगी। करेक्ट। अब पहला वाला पार्ट तो हो रहा है, जिस काम में इंसानी पीड़ा है वो धीरे 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 करके टेक्नोलॉजी को दिया जा रहा है, पर जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भुला दिया गया है कहीं ना कहीं, जी, कि वहां से उपज होगा वो फिर इंसानों के, वो जो वेल्थ उपज होगी वो इंसान के लिए है। करेक्ट। अभी वो उसमें एक नई चीज ये हो गई है कि वो सब इंसान के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2000 इंसानों के लिए। करेक्ट। बाकी सबको तो भूखमरी ही है। तो वो जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है, हमें लगता है ज़ेन, और मुझे ये लगता है कि ये हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा और अर्जेंट सवाल है, जिस सवाल को हमें उठाना भी चाहिए और उसके कुछ जवाब ढूंढने चाहिए। तो मेरे सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि हम क्या करेंगे अगर एआई आज की तारीख में, ऑटोमेशन आज की तारीख में सारा का सारा काम वो कर लेगा जो इंसान करते हैं। वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से मेडिकल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जीने की बहुत सारी अलग अलग सामग्री आ सकती है। पर वो अगर इंसानों के पास ही ना आए सब कुछ मिलके और कुछ ही चंद लोगों के हाथ में रहे, तो उसका क्या फायदा, और उसे कैसा भविष्य बनेगा? तो ये प्रश्न उठाना, इस प्रश्न के कुछ जवाब ढूंढना, इस प्रश्न के जो नुआंसेस है उनको डाइसेक्ट करना, मुझे लगता है ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। जी। आनंद सर, मेरा एक और सवाल है कि आपकी फिल्मों में बहुत ज्यादा गहरी बातें देखने को मिलती हैं, देखी भी गई हैं, सुनी भी गई हैं, फिर इस बार आपने एल्गोरिदम जैसे जटिल चीज को सीधे फिल्म में दिखाने के बजाय एक पौराणिक ब्रह्मांड में क्यों रखा? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कहीं ना कहीं एक ब्रह्मांड बनाने की कोशिश रही है। इवन आप तुम्बाड़ देखें तो तुम्बाड़ में भी एक कोशिश रही थी कि हम एक नया ही ब्रह्मांड, एक
पौराणिक विजन ब्रह्मांड देखने को मिला था नया नए मूवी में। प्रकार का हमने जो सीखा है पुराणों से, वैसा कुछ हम बनाने की कोशिश करें। ये कहीं ना कहीं दोबारा में भी कोशिश हुई। पर ये इस वक्त ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमने ये बिल्कुल समझा है कि फर्क क्या होता है एक ब्रह्मांड में, एक कथा ब्रह्मांड में और एक कथा में। तो कथा जो है, जैसे ज़ेन ने कहा कि उसका एक आदि और अंत है, आदि मध्यम और अंत। करेक्ट। पर जो कथा ब्रह्मांड है उसका कोई आदि, उसका आदि है, उसका मध्यांतर है, उसका अंत है, पर उस ऑर्डर में नहीं है, उसी सीक्वेंस में नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उसमें फिर अपॉर्चुनिटी हो जाती है साइक्लिकल बातें करने की, पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें करने की, बड़े बड़े टाइमलाइंस को उठाने की, बड़े काल की बात करने की। सो जो अपॉर्चुनिटी आपको कथा के अंदर नहीं मिलती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी जो कथा ब्रह्मांड देता है वो ये है कि आप अलग अलग कथाकारों को जोड़ के उसमें नई नई विचारधाराएं उसी के एक ही कथा ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो सकती है। जो विचारधाराएं ऐसा लग सकता है देखने वाले को कि इनके बीच में तो संवाद हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से कंप्लीटली विपरीत है, ऑपोजिट है। इनके कुछ ये एक कथा है, ये दूसरी कथा है, इन दोनों की कहानियों के बीच में कोई बात हो ही नहीं सकती है। एक कथा ब्रह्मांड ऐसी जगह बनाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ पे ऐसी दो विचारधारा, ऐसे दो दर्शन जिनके बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता, उनके बीच में भी संवाद हो सकता है और उस संवाद से कंसेंसस निकल सकता है, उस संवाद से समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है, उस संवाद से एक नई समझ निकल सकती है और होपफुली एक नया समाज निकल सकता है। तो कथा ब्रह्मांड को अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली पेश करता है और वही अपॉर्चुनिटी लेके हम लोगों के पास आ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम दोनों यहाँ बैठ के हमने सिर्फ ये कथा ब्रह्मांड बना दिया और आप अभी हमारी कथाएं सुने। हम ये चाहते हैं कि हर कोई आके इस सैंडबॉक्स में हमारे साथ आके ये जो रेत के घर बना रहे हैं हम आप भी हमारे साथ उसी खेल मैदान में उतरिए और आप भी रेत के नए घर बनाइए और हमें दिखाइए कि आपके सपने क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या है, ताकि हम उन सपनों को, उन घबराहटों को, उन आकांक्षाओं को बाकी समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। सर, ये सवाल आपसे है कि जैसा आप लोग कहते हैं कि डिजिटल धोखेबाजी को समझने लगे हैं लोग अक्सर, तो ऐसा कौन सा पल या घटना या फिर ऐसी कोई एक्सपीरियंस होगा जब आपको लगा होगा कि अब दुनिया को माया की सबसे ज्यादा जरूरत है? आज की दुनिया में पहले ये हुआ करता था कि अगर कोई फेक न्यूज आती थी या कोई पॉलिटिकल न्यूज आती थी जो लगती थी ये सही नहीं है, तो जो मीडिया में लिटरेट हो, जो पढ़े लिखे हो, वो एक सेकंड में पकड़ पाते थे कि ये शायद सच नहीं है, ये झूठ है। बट एआई के माध्यम से, बिग टेक के सेंसरशिप के माध्यम से ये बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल छोटे न्यूज चैनल्स लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, तो आपकी न्यूज कहीं पहुंचेगी नहीं। करेक्ट। और अगर आपका सच फेसबुक के सेंसरशिप से अलग हो तो फेसबुक आपकी बात को दबा सकता है। अगर एआई यूज करके कोई भी फेक न्यूज स्प्रेड कर सकता है, तो अभी बहुत ही मीडिया ट्रेंड लोगों को भी मुश्किल हो रहा है सच तक पहुंचना। तो हमें हमारे सिस्टम्स, हमारे बिग टेक के सीईओ से ये बात शुरू करनी पड़ेगी उनको कि फ्यूचर क्या है हमारा, ये सिस्टम हमारे लिए चल रहा है कि सिस्टम हमारे खिलाफ है। और माया हमें ये सवाल उठाना सिखाता है और ये बताता है कि ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट है। और तो पहला इवेंट तो ये हुआ कि पिछले 10 साल में हमने देखा कि दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो लोगों को ग्रुप्स में आप पूरी दुनिया भर में देखेंगे, ये जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं ग्रुप्स में बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं इतनी इस हद तक बांटा जा रहा है कि लोगों के सच ही अलग है। आप कौन से ग्रुप में हो,
कौन सी चैनल्स को फॉलो करते हो और कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हो, इससे आपका पूरा का पूरा सत्य कंप्लीटली मेरे सत्य से विपरीत हो सकता है और आप उसी दुनिया में उसी सत्य में जियोगे। तो Correct. कहीं ना कहीं ये एक दिन की बात नहीं थी, ये पिछले 10 साल से हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये अर्जेंट होते जा रहा है, कि इसके बारे में हमें ये 21वीं सदी का हमें लग रहा है कि सबसे जलता हुआ प्रश्न होने वाला है और वहीं से कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये वक्त आ गया है कि हम इसके बारे में कहानियां बनाना शुरू। बिल्कुल। तो क्या हम वाकई अपनी कहानियों के मालिक हैं या कोई और हमारे ख्वाब लिख रहा है? माया सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। मैं हूं कोमल गौतम, फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई दुनिया के साथ। यही थी माया की झलक। अब फैसला आपके हाथ में है, आपका है। आप सिस्टम में हैं या उससे बाहर। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।